गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका फिर से इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने कल डे बिफोर यस्टरडे हमने कहा था कि हम कल बैलेंस शीट करेंगे और फंड बेस्ड अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे और भी कई सारी चीजें हैं जो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पर कल कुछ किसी कारण की वजह से ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन कल मैंने एक वीडियो 12 मिनट का वो अपलोड किया था जिसका नाम था प्रॉफिट एंड लॉस वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस जो बिजनेस फर्म्स, मतलब जो प्रॉफिट अर्निंग फर्म्स क्रिएट करते हैं, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो एनपीओज मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसके बारे में जानना। क्योंकि काफी सारी चीजें हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो इन दोनों को एक पॉइंट पर सिमिलर करते हैं, ठीक है। बट फिर भी उसमें ऐसी क्या डिफरेंस है उसके बारे में हमने जाना कल विद द टॉपिक ऑफ डिफरेंस बिटवीन P&L वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। ओके, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। और यदि आप पहले अच्छे हैं, मतलब आपका ये पहला दिन है आज मेरे क्लास का, मैं जो आप लोगों को ब्लैक बोर्ड पे यहाँ पर जो बोर्ड पे पढ़ाता हूँ, ये इसीलिए ताकि आपको पढ़ने के समय में क्लास की जो फीलिंग होती है वो आपको आए। ये नहीं कि जो रिकॉर्डेड होती है ना, जैसे लैपटॉप पे हमने बना दिया पीपीटी वगैरह, उसको उसके द्वारा हमने समझाने की कोशिश करी, तो वैसा नहीं। हम लोग यहाँ पर आपको क्लासरूम फील देना चाहते हैं कि आप लोग अगर आप इसको देखेंगे वीडियो को तो आपको लगेगा सही में हम क्लासरूम में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए, और ये चीज मैं बार बार ये आपको बताना नहीं चाहूंगा, क्योंकि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आगे और पीछे के जितने वीडियोज हैं वो भी देखिए ताकि डिस्क्रिप्टिव वे में समझ में आए। क्योंकि मैं पीछे वाले क्लास में, तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक है उसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा और फिर आगे बढ़ूंगा। तो इससे बेटर होगा ये भी देख ले पहले आप, और अच्छा लगे तो आप पीछे वाले वीडियोस को भी देखें। कॉमर्स स्टूडेंट प्लीज आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप इस पर कंटिन्यू रहें। बार कहीं दूसरी जगह जाने से अच्छा है कि एक जगह पर आप कंटिन्यू करें। ओके, और अगर अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें, उसके बाद अपने फ्रेंड्स को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लासरूम फीलिंग्स का यूटिलाइजेशन ले सके। ओके, तो आवर ऑब्जेक्टिव इज टुडे टू लर्न अबाउट बैलेंस शीट ऑफ एनपीओ। तो जैसा कि मैंने कहा कि P&L वर्सेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर। P&L जो होता है वो प्रॉफिट अर्निंग मोटिव से जो फर्म क्रिएट किए जाते हैं वो तैयार करते हैं, और जो आपके इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो कौन बनाते हैं? एनपीओज। प्रॉफिट एंड लॉस में जो हमारे को बैलेंस आता है वो बैलेंस होता है नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो वो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस है वो कहा जाता है? बैलेंस शीट के कैपिटल में से माइनस हो जाता है। बैलेंस शीट के कैपिटल में ऐड और माइनस होता है। ठीक उसी तरीके से इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जो बैलेंस हमारा निकलता है सरप्लस एंड डेफिसिट, वो सरप्लस एंड डेफिसिट जैसे उसमें बैलेंस शीट कैपिटल में से प्लस माइनस होता है, वैसे ही इसमें भी कैपिटल फंड, बैलेंस शीट में हम कैपिटल नहीं लिखते हैं, कैपिटल फंड लिखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल फंड जो होता है उसमें से प्लस और माइनस होता है आपका सरप्लस एंड डेफिसिट, ठीक है। तो हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले यह जानना चाहेंगे कि बैलेंस शीट होता क्या है, ठीक है। बैलेंस शीट होता क्या है, तो आपको बता दूं मैं, बैलेंस शीट एक ऐसा स्टेटमेंट होता है। बैलेंस शीट अगर मैं छोटे वर्ड में बोलूं तो एक फाइनल स्टेटमेंट होता है, ठीक है। एक क्या होता है? बैलेंस शीट इज अ फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द फर्म, ठीक है। क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट से किसी भी फर्म के
पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशंस के बारे में हम जान सकते हैं। पूछोगे कैसे? तो वो ऐसे कि जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं उससे पहले काफी चीजें हम बनाते हैं, फॉर्म क्रिएट करते हैं। जैसे अगर प्रॉफिट अर्निंग मोटिव फॉर्म के बारे में बात करें तो वहां हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर जाता है बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की अमाउंट ट्रांसफर होती है, ग्रॉस प्रॉफिट जो आता है ट्रेडिंग अकाउंट में वो किस में ट्रांसफर होती है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस की जो अमाउंट होती है वो जो ट्रांसफर होती है किस में ट्रांसफर होती है? वो बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में जो कैपिटल में प्लस करते हैं माइनस करते हैं नेट प्रॉफिट नेट लॉस, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे को क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसमें जब हम तैयार करते हैं बैलेंस शीट, आपको ये पता है कि बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक साइड होता है एसेट का, एक साइड होता है लायबिलिटीज का। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास एसेट में एट द एंड ऑफ द ईयर क्या रह गया है। मशीन, बिल्डिंग, पेटेंट्स, बुक्स, कैश इन हैंड, बैंक, तो काफी सारी चीजें हैं जो एसेट्स में आते हैं। ठीक है। और ये एसेट्स हमें आते हैं, हमारे को मजबूत करते हैं। जो हमारा एसेट्स होता है ये हमें मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। ठीक है, कि हाँ हम जो है क्या है, एक अच्छी पोजीशन पर है। ठीक उसी तरीके से लायबिलिटीज जो होता है, तो लायबिलिटी में हम देखते हैं क्या कि हमारे पास कितने ऐसे अमाउंट हैं, कितनी ऐसी ट्रांजेक्शन हैं जिसके लिए हमें दूसरे को पैसा पे करना है। दूसरे को पैसा पे मतलब दूसरे फर्म हो सकते हैं, दूसरे बैंक हो सकते हैं, दूसरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं जो कंपनी का नहीं है। तो काफी सारी चीजें जैसे आउटस्टैंडिंग हो गया है ना, तो काफी सारी चीजें हैं जो हमारे को लायबिलिटी से पता चलता है कि हम कितना इस कंपनी के पास लायबिलिटी है। ठीक है। और बैलेंस शीट में हमें एक चीज और पता है कि जो एसेट होता है वो हमेशा बराबर होता है लायबिलिटीज के। बैलेंस शीट का नाम ही है बैलेंस शीट, मतलब दोनों क्या होते हैं, बैलेंस में होते हैं। ठीक है। तो जो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आता है उससे हमें पता चल जाता है कि ड्यूरिंग द ईयर जो है सो कंपनी कितना प्रॉफिट कमाई है, कितना लॉस कमाई है। ठीक है। और फिर जो बाकी जो हम तैयार करते हैं उससे हमारे को उसका फाइनेंशियल पोजीशन समझ में आता है। ठीक है। जिससे अब आप पूछोगे बैलेंस शीट तैयार करने का फायदा क्या है, तो मैं बताता हूं आपको एक एक करके, ध्यान से सुनना। तो बैलेंस शीट तैयार करने का जो फायदा है, एडवांटेज है, वो किस किस को पहुंच सकता है। देखिए, बैलेंस शीट तैयार करने का जो फायदा है, सबसे पहले एडवांटेज किस किस को पहुंच सकता है, ऑनर को पहुंच मिलेगा। सबसे पहले तो उसे चाहिए है ना, ऑनर कह दे या फिर ट्रस्टी। ये ऑनर हम कह सकते हैं इन केस ऑफ बिजनेस अर्निंग मोटिव फंड्स, मतलब बिजनेस फंड्स के लिए। ठीक है। और जो ये ट्रस्टी होता है वो एनपीओ के लिए होता है। मतलब एनपीओ में, एनपीओ क्या है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, यह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज सुधारक कार्य के लिए तैयार किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। समाज सुधारक कार्य या मतलब होता है कि सोसाइटी में जो भी कल्चरल है एक्टिविटीज है, जो भी रिलीजियस एक्टिविटीज है, जो एजुकेशनल एक्टिविटीज है और सोशल अवेयरनेस एक्टिविटीज है, कोई भी ऐसी एक्टिविटीज है जो समाज में लोगों को अवेयर करने के लिए किया जाता है, लोगों को उसका फायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, वो बिना खुद के बिना खुद के प्रॉफिट कमाने की इच्छा को लेकर। मतलब कि प्रॉफिट कमाने की इच्छा हमारे को नहीं है, हमने एक ऐसी कंपनी बना दी, ऐसी फर्म बना दी जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्निंग नहीं है, उस फर्म को बोलते हैं एनपीओ। जैसे कि आप जानते हैं एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक ऐसा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट का नहीं है लेकिन वो गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लिए कार्य करता है, काम करता है।
तो वो है एनपीओ, जिसको समाज सुधारक कहते हैं। जैसे सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एसडीओ, ठीक है, तो वो जो आपका सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये भी एक क्या है, एनपीओ है। ओके, तो काफी सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बीच में जो जिनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ हमारे को लोगों को हेल्प करने का होता है, ठीक है। तो ये ट्रस्टी जो मैंने कहा, ये इसीलिए कहा ट्रस्टी एक अकेला व्यक्ति भी हो सकता है या फिर ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी भी हो सकता है, सोसाइटी के भी लोग हो सकते हैं, बहुत सारे लोग मिलकर भी हो सकते हैं, तो उनको हम ट्रस्टी कहते हैं। मतलब इसमें जो एस्टेब्लिश करता है, जो क्रिएट करता है एनपीओ को, उसको ऑनर नहीं कह के हम ट्रस्टी कहते हैं, ठीक है। और ये जो ऑनर होते हैं वो किसी भी फर्म का इकलौता अकेला हो सकता है, ठीक है, या फिर उसके शेयर होल्डर्स वगैरह ऐसे होते हैं ना, उनको भी कह सकते हैं। तो ये हो गया। तो आप कहोगे ट्रस्टी को किस तरीके से हेल्प करता है? ट्रस्टी को ये हेल्प करता है बैलेंस शीट कि एक तो करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है ट्रस्टी को या फिर ऑनर को, करेक्ट इंफॉर्मेशन about the financial position of firm, ठीक है। क्या करता है, जो आपके ऑनर होते हैं उनको करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है फाइनेंशियल पोजीशन किसका, फर्म का। मतलब फर्म अभी हमारा किस स्थिति में, एनपीओ जो है हमारा, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रस्ट जो है, वो हमारा किस स्थिति में है, ठीक है, उसके बारे में हमारे को ये करेक्ट इंफॉर्मेशन देता है, जिसके आधार पर जो ट्रस्टी है या फिर ऑनर है, किसी भी कंपनी का हो या फिर एनपीओ का हो, वो डिसाइड करता है कि आगे हमें क्या करना है, इन्वेस्ट कैसे करना है, इसको कैसे नेटवर्किंग बनाना है। मतलब काफी सारे चीजों में ये हेल्प करता है, ठीक है। मैनेजर, मैनेजर कमेटी, इनको ये बैलेंस शीट हेल्प करता है किस चीज में, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। मैनेजर कमेटी जो होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है करेक्ट डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, मतलब परफॉर्मेंस के आधार पर एक करेक्ट डिसीजन लेने का जो है ये हमारे ये एक मैनेजर कमेटी को हेल्प करता है, ठीक है, कि वो सही डिसीजन ले सके कि हमें कहां पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। क्योंकि ऑनर या फिर ट्रस्टी जो होता है वो तो एक बार को सिर्फ अपना उसमें पैसे लगाते हैं, अपना ध्यान रखते हैं, लेकिन ये जो मैनेजर होता है इस पर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके का डिसीजन लेता है जिससे इस ट्रस्ट को, ठीक है, इस ट्रस्ट को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, ट्रस्ट को, किसी इंडिविजुअल पीपल को नहीं, ट्रस्ट को फायदा हो। ट्रस्ट को अगर फायदा होगा तो क्या होगा, उसके अच्छे गुडविल बनेंगे, उसके अच्छे पहचान बनेंगे और फिर वो और भी अच्छे अच्छे काम करेगा, उसके साथ लोग जुड़ेंगे, ठीक है।
आपको मैंने एक पॉइंट बताया था सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सब्सक्रिप्शन कोई आदमी कब करता है, ये जो वर्ड है ये एनपीओ में यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता है। तो सब्सक्रिप्शन जो वर्ड है वो कब होता है यूज? सब्सक्रिप्शन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सब्सक्राइब करना, किसी भी चीज के लिए अपने को अलाउ करना, ठीक है। तो वो जो अलाउ करता है, जैसे कि जैसे मैंने चैनल क्रिएट किया, ठीक है, और मैंने आप सभी बच्चों को कहा कि आप बच्चे अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं और अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, पर फिर भी सब्सक्राइब हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि हाँ मैं इस वीडियो को और भी अच्छे से देखूं, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम फंड की बात करते हैं, एनपीओ फंड की, तो सब्सक्रिप्शन एक वर्ड है। सब्सक्रिप्शन कहता है कि जो इस फंड की जो काम है, जो इस एनपीओ फंड ऑर्गेनाइजेशन का जो एक्टिविटी है वो अगर अच्छा लगता है, हाँ ये बहुत अच्छा काम कर रही है सोसाइटी के लिए, ये अच्छा अवेयरनेस फैला रही है, इनमें जितने भी लोग हैं सारे ऑनेस्ट लोग हैं, हमें पूरा विश्वास है कि ये लंबे टाइम तक सोसाइटी को बिना खुद प्रॉफिट कमाए हेल्प करेगा। और भी काफ़ी सारे विचार्स हैं और काफ़ी सारे बिलीव्स हैं, फैथ हैं जो हमारे को उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उससे जुड़ने के लिए जो एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है क्या कर रखती है, एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट रखती है, ठीक है। जैसे आप लाइफ मेंबरशिप फीस भी जानते हैं, वो क्या है? वही है, एक फीस हम पे करते हैं उसमें, जिससे हम लाइफ टाइम के लिए उसके साथ जुड़ जाते हैं। लाइफ टाइम मतलब जब तक हम चाहें उसमें हम रहकर काम करेंगे, ठीक है, ये होता है। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब करेंगे। उसी तरीके से अगर किसी को काम अच्छा लगता है इसका तो वो सब्सक्रिप्शन लेगा। जैसे अब कोई एनपीओ है, उसका काम है, बहुत सारे एक्टिविटी है, लेकिन उसका एक काम और है पढ़ाने का, ठीक है। तो वो क्या करता है, अपना एक चैनल क्रिएट करता है, उसमें फिर तैयार करता है सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब वर्ड डालता है, उसमें फिर नीचे कुछ डेमो वीडियोस देने के बाद फिर वो लिखता है कि सब्सक्रिप्शन करें, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन एक अमाउंट में किया जाता है, वो कम अमाउंट होता है, वो अमाउंट इसीलिए लिया जाता है ताकि वो भी टीचर्स वगैरह को अपना पैसा दे सके। तो वो ज़्यादा नहीं होता है, नॉर्मली जो प्रॉफिट अर्निंग जो चैनल्स होते हैं उसका होता है ज़्यादा, पर इसमें ज़्यादा नहीं होता। तो कहने का मतलब कि अगर उसको अच्छा लगता है तो वो सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे करेगा और ले लेगा, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ भी है। तो डिपेंड करता है परफॉर्मेंस किसका, एनपीओ फंड का, वो किसके आधार पर डिपेंड करता है, मैनेजर कमेटी, क्योंकि मैनेजर जैसा डिसीजन लेगा, ठीक है, वैसा ही परफॉर्मेंस इस फर्म का होगा। और देखते हैं इन्वेस्टर है, कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, फंड देना चाहता है किसी एनपीओ फंड को, ठीक है, फंड प्रोवाइड कराना चाहता है, तो वो कब करेगा? जब हम देखो, जैसे मानते हैं मैंने कहा था टूर्नामेंट फंड है, ठीक है, और मुझे करवाना है टूर्नामेंट फंड, मेरे पास पैसे हैं नहीं, तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास जाऊंगा, किसी बड़े लोगों के पास जाऊंगा, कोई बड़े लोग के पास जाऊंगा, उसको बोलूंगा कि भाई हम लोग वो करवा रहे हैं, टूर्नामेंट करवा रहे हैं, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो एक फंड के रूप में हमारे को कुछ बल्क अमाउंट दे देगा, ठीक है, और वो अमाउंट हम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए खर्च करेंगे, टूर्नामेंट के लिए। तो वो कब करेगा, वो हमारे को वो फंड कब अलाउ करेगा, जब हम उन्हें बताएंगे कि हाँ हमारे जो एनपीओ फर्म है या फिर हमारी जो कंपनी है, ठीक है, वो काफ़ी समय से ये चीज़ें, ये टूर्नामेंट करवा रही है और हमारे को अच्छे रिस्पॉन्स भी मिले हैं, ठीक है। ये चीज़ जानने के बाद ही कोई आपको फर्म जो है या फिर इन्वेस्टर जो है आपको फंडिंग करेगा, ठीक है, कोई आपको फंडिंग करेगा। समय तो तभी जाकर कोई आपको फंडिंग करेगा जब आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इसके बाद आता है
ये हो गया सबसे पहले ऑनर, मैनेजर, इन्वेस्टर, ठीक है। और फिर आता है इसके बाद गवर्नमेंट। गवर्नमेंट, अब आप कहोगे गवर्नमेंट ये कैसे हो सकता है, तो जी हाँ बिल्कुल, गवर्नमेंट जो है, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं और ये रियली में ट्रू है, आप किसी भी तरीके का फैक एक्टिविटीज में आप काम नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरीके का समाज को तोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, आप उसको उठाने का, अपलिफ्ट करने का ही काम कर रहे हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट भी आपको क्या करती है, ग्रांट देती है। ग्रांट मतलब परमिशन देती है, मतलब कुछ अमाउंट जो है आपको हेल्प करती है। जैसे कि आपका ट्रस्ट है, उसमें हो सकता है 50-50 करे या फिर 49-50, मतलब कुछ परसेंटेज जो है गवर्नमेंट भी हमारे को हेल्प करती है। कब? जब हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होता है। सारा चीज डिपेंड करता है, चाहे वो बिजनेस अर्निंग मोटिव फॉर्म्स हो या फिर एनपीएस फॉर्म हो, ठीक है। उसके अपलिफ्ट होने का सिर्फ एक ही कारण है, परफॉर्मेंस अच्छा होना। और ये परफॉर्मेंस हम कहां से चेक करते हैं? बैलेंस शीट से, ठीक है। तो जितना प्रॉफिट होगा उतना ही हमारे को क्या होगा? फायदा होगा। सेम चीज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी होता है, ठीक है, क्योंकि सरप्लस और डेफिसिट वही चीज है, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो सरप्लस हमें क्या बताता है कि हमने एक्सपेंस कम किया है, इनकम ज्यादा हुआ है, और डेफिसिट बताता है कि एक्सपेंस ज्यादा हुआ है और इनकम कम हुआ है। तो दोनों में एक ही तरह की बैलेंस शीट, दोनों में एक ही तरह से तैयार किया जाता है, ठीक है। बस कुछ कंटेंट्स, कुछ ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो एनपीओ में होते हैं और उसमें नहीं होते। जैसे फंड वगैरह आना, वो सिर्फ एनपीओ में ही होते हैं। जो भी हमारे पास अमाउंट आता है उसको हम या फंड में डिनोट करते हैं या फिर डोनेशन में आता है, तो इस तरीके से। लेकिन बिजनेस अर्निंग मोटिव में डोनेशन वगैरह नहीं आता है, ठीक है, वहां तो इन्वेस्ट होता है फॉर रिटर्निंग। तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करती है। इसके बाद बैंक, ठीक है, बैंक हो या फिर आप इसको कह सकते हैं अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है। ये सब हमें हेल्प करेंगे लोन देने में, लोन प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और ये लोन कब देंगे हमें? जब हमारा सीधा सीधा सवाल है, परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपसे सभी खुश हैं। अगर आप रियलिटी में कुछ सोशल अवेयरनेस वाले काम कर रहे हैं तो आपसे सभी खुश हैं, मतलब सभी खुश हैं, तो आपको हर तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। किसी भी तरीके का दिक्कत आप लोगों को नहीं होगा। तो यदि आप एनपीओ फॉर्म भी एस्टेब्लिश करना चाहते हैं और यह जानना चाहते हैं कि हम एनपीओ फॉर्म अगर तैयार करते हैं तो उसके बाद हमें क्या क्या करना पड़ता है, ठीक है, तो यही चीज है। एनपीओ फॉर्म तैयार करने के बाद आपको अकाउंट्स क्रिएट करना पड़ता है। अकाउंट जो होता है वो 3 बेसिस पर तैयार करते हैं हम। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसमें जितने भी रिसिप्ट और पेमेंट होते हैं ड्यूरिंग द ईयर वो सारे रिकॉर्ड करते हैं, और इसी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से ट्रांसफर होता है किसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में का जो, और इसमें जो एडजस्टमेंट होता है वो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में होता है, ठीक है। और उसके बाद, और ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसमें हमें पता चलता है क्या कि हमारे को कितना इनकम हुआ है और एक्सपेंस हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसके बाद देखेंगे हम कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो सरप्लस और डेफिसिट आता है वो अमाउंट भी हम कहाँ डालेंगे? बैलेंस शीट में। और फिर ये जो बैलेंस शीट होगा वो हमें बताएगा, फाइनल स्टेटमेंट देगा, फाइनेंशियल पोजीशन बताएगा, ठीक है। तो ये है वो लोग जिनको बैलेंस शीट देखने की आवश्यकता होती है, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन ये 5 मेजर हो गए, ठीक है। तो ये बैलेंस शीट फाइनल स्टेटमेंट है और इसके बारे में ज्यादा जरूरी होता है इनको जानना, क्योंकि ये जो होते हैं वो होते हैं मेजर ग्रुप ऑफ पीपल जो कंपनी को या फिर एनपीओ फर्म है उनको हेल्प करते हैं और प्रमोट करते हैं, ठीक है।
तो और ये हो गए वो लोग, और इनके साथ जो लिखा हुआ है वो किस तरीके से हेल्प करता है इस बैलेंस शीट, इनको इन लोगों को ये दिखाया गया है। बैलेंस शीट हेल्प करता है फाइनेंशियल पोजीशन को पता करने में, मैनेजर को हेल्प करता है करेक्ट डिसीजन लेने में, इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है फंडिंग प्रोवाइड करने में। जब तक ये बैलेंस शीट वगैरह सब देखेंगे, परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा नहीं है तो बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट है, ये आपको हेल्प करेगी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, और ये परफॉर्मेंस कहाँ पर आता है हमें, बैलेंस शीट से। वैसे ही बैंक और अदर इंस्टीट्यूट्स हैं, लोन वगैरह आपको कब देगा, जब हमारे पास इतनी एबिलिटी होगी कि हाँ हम उसके लोन को चुका सके, ठीक है। तो ये है आपका क्या, बैलेंस शीट के एडवांटेज भी हैं और यूजर्स भी हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखें कि बैलेंस शीट होता क्या है, हमने ये जाना, और बैलेंस शीट किस तरीके से सबको हेल्प करता है वो हमने डिस्क्रिप्टिव वे में जाना है। इसमें ना ही मैंने 5 मिनट 4 मिनट का वीडियो बनाकर आप लोगों को सुनाने की कोशिश करी है, एकदम पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में कि हाँ इसमें किस किस को फायदा हो सकता है, ठीक है, और कैसे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, ये चीज मैंने बताया इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, नेक्स्ट जो होगा आपका, उसमें होगा कि जो बैलेंस शीट हम तैयार करते हैं उस समय हमारे को क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है, और एडजस्टमेंट कैसे करना है, ये चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो अगला वीडियो देखें, ठीक है, बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू।